हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल में, जैसे कि यूपी कांस्टेबल और एसआई का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें प्रथम प्रैक्टिस सेट का नाम हिंदी होगा। हिंदी, उसके बाद सामान्य अध्ययन, बाकी उसमें हम लोग बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो चलिए देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम जो कि पूछा है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोस्तों गलती मत करना, इसमें जो गद्यांश होता है, गद्यांश को न पढ़ के इसके प्रश्नों को पढ़ना है। तो हम लोग इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं। जैसे कि ईर्ष्या का काम है, हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बस काम करना है, बिल्कुल अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा इसमें। ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना, जलाना या फिर नचाना। अगला है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श या फिर मूल्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या फिर उपासना की गई है। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च करना, कम खर्च, अधिक खर्च या फिर फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या फिर अपव्यय। अधिकार में उपसर्ग। बस ऐसे बिल्कुल पढ़ते जाना है, फिर उसके बाद इसको उल्टा भी पढ़ लेना है। आकर्षक का विलोम है कर्ष, विकर्षक, घर्षक या फिर अपमान। धार्मिक के प्रत्यय क, इक, मिक या फिर धर्म। अधिकार में उपसर्ग है कर, कार, अधिक या फिर क। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ, अपव्यय। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिर फिजूल खर्च। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई, क्या किया गया है? ईर्ष्या का काम क्या है? ये सब पढ़ने के बाद उसके बाद हमको गद्यांश पद्यांश को पढ़ना होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही करना है। एक बार करके देखना, आसान लगना शुरू हो जाएगा। जिसको भी लगता है कि गद्यांश या फिर पद्यांश बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुझे भी कभी लगता था ऐसा, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है। तो अब हमको गद्यांश को पढ़ना है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उसका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उसके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या फिर पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अब हम लोग प्रश्न को करेंगे, यही है मेन पॉइंट यहाँ पे। तो इसमें लिखा है कि ईर्ष्या का काम क्या है? रुलाना, हंसाना, जलाना या फिर नचाना। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं ईर्ष्या का काम है जलाना, थर्ड ऑप्शन सही होगा। पढ़े हैं, देखिए अब हम लोग पढ़े हैं तो इसलिए बिल्कुल कम टाइम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सही हो रहा है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श या फिर मूल्य। तो ध्येय का मतलब होता है कि ध्येय इसमें क्या है? गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय मतलब इच्छा होता है, लालसा, इच्छा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई। बिल्कुल मैं पढ़ा हूँ, उसमें दिख रहा था खिल्ली उड़ाई गई है, प्रशंसा नहीं की गई है। ईर्ष्यालु लोगों की प्रशंसा नहीं की जाती है। फोर्थ है अपव्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च करना, कम खर्च, अधिक खर्च या फिर फिजूल खर्च। तो अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्च, बेमतलब का खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या फिर अपव्यय। इसमें किसकी सबसे ज़्यादा बातें की गई है? ईर्ष्या की। तो इसलिए इसका मुख्य शीर्षक, मुख्य टाइटल ईर्ष्या हो जाएगा। अधिकार में उपसर्ग है। देखिए ये तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसमें दिया रहता है लेकिन उसमें खोजने पर मिलेगा नहीं, ये इसमें ये उपसर्ग का पार्ट है। अधिकार, देखिए इसमें मैं बता दे रहा हूँ, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले होता है और प्रत्यय जो होता है कि मूल शब्द के बाद होता है। प्रत्यय मूल शब्द के बाद होता है। जैसे यहाँ पे दिया है क्या? अधिकार। तो कार इसमें मूल शब्द है कार। इसमें अधि जो देखिए शुरू में लगा ना, तो ये अधि है।
अधिकार, तो अधि जो आ रहा है ना, यही है अधि उपसर्ग। किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। बस यही करेक्ट आंसर हो गया। अब धार्मिक है, धार्मिक, तो ये देखना है दोनों का अर्थ बिल्कुल मतलब का होना चाहिए। तो धर्म में इक लग गया है, धर्म प्लस इक, जिसको संधि विच्छेद करना आता है वो बिल्कुल आसानी से कर लेगा इसको। धर्म प्लस इक तो धार्मिक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इक, इक प्रत्यय। 7 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड, इक प्रत्यय, बिल्कुल आसान। आकर्षण का विलोम क्या होगा? कर्षण, विकर्षण, घर्षण या फिर अपमान। तो इसमें क्या होगा सही? 8 का हो जाएगा सेकंड विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। एक सेकेंड, जिज्ञासु कहा जाता है, लेकिन इसमें जिज्ञासा, जानने की इच्छा के लिए, हाँ जिज्ञासा, ठीक है, सही है। जानने की इच्छा रखने वाला को कहा जाता है जिज्ञासु। इसका ये हो जाएगा, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 10, कथा का बहुवचन क्या होता है? कथें, कथों, कथानक या फिर कथाएं। तो कथाएं हो जाएगा, थर्ड, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो ये तो भविष्य में होगा, ये होगा भूत में। मोहन गया, ये भी भूत में। तो इसको एलिमिनेट करना, ऐसे जो जान गया वो बिल्कुल सही कर लेगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे आसान क्वेश्चन इसमें कोई हो ही नहीं सकता। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। रास्ता देखना मतलब मुहावरे का क्या अर्थ है? न समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना या फिर प्रतीक्षा करना। तो इसका हो जाएगा सर, रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना, वेटिंग करना। अगला, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक हाथ से ताली बजानी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। तो 14 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है, कुछ न कुछ वजह होता है इसलिए झगड़ा हो जाता है। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? स, प, ट या फिर ह। तो 15 का हो जाएगा स। बस इसको याद रखिए, दंती स, पूरा याद रख लीजिए, दंती स, दंती स, बस ऐसे याद रख लीजिए, याद रहेगा। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? प, ब, म या फिर थ। अनुनासिक वर्ण, तो अनुनासिक है, पाँचवें नंबर पे आता है हमेशा। जैसे यमंगणनम याद कर लीजिए, यमंग, ग, न और म, ये जितना है ये अनुनासिक वर्ण है। तो इसमें से कोई दिखा? बिल्कुल दिखा, 16 का हो जाएगा थर्ड, म दिख रहा है, तो यही अनुनासिक वर्ण है। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो महेंद्र का महा प्लस इंद्र, महधर इंद्र, महे प्लस इंद्र या फिर महे प्लस इंद्र। 17 का ऑप्शन फर्स्ट हमको करेक्ट लग रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज दरबार में कौन सा समास है? अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो 18 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। राज दरबार मतलब राजा का दरबार, का के की से मतलब कि जितना भी आएगा ये तत्पुरुष में ही आएगा। तत्पुरुष का पार्ट नहीं पूछा इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास होगा? देखिए यथा इसमें अव्यय है ना, तो इसमें बहुत आसानी से इसको लगाया जा सकता है, ठीक, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन या फिर मध्य। तो इसमें कौन हो जाएगा? मील हो जाएगा। ये तो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत तत्सम शब्द है। नेक्स्ट 21 का, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो इसमें ये व्यक्तिवाचक है, जैसे कि किसी का नाम है, क्या है? जैसे हिमालय क्या है? एक पर्वत है, तो पर्वत, पर्वत एक नाम में सबका संबोधन हो जाता है। तो जैसे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे पर्वत कहने से सभी पर्वत आ रहा है, और जब पर्वत में एक का नाम दे दे रहा है हिमालय, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बस यही सही जानना है इसको। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, सो, कोई या फिर कौन।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये सब जो होगा ये प्रश्नवाचक शब्द है। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? विशेषण के साथ साथ संख्यावाचक होना चाहिए। कुछ, कैसा, गरीब या फिर सफ़ेद, ये तो डी वाला और सी वाला ये गुणवाचक है। अब क्या संख्यावाची पूछ रहा है, संख्यावाची पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? कुछ, ये संख्यावाची हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु, समीर, पवन या फिर सलील। 24 का क्या हो जाएगा? पहले तो यहाँ पे वायु हो जाएगा, ये हवा का पर्यायवाची, समीर भी वायु का पर्यायवाची, पवन मतलब हवा होता है। लेकिन सलील जो है डी ऑप्शन, ये सलील पर्यायवाची नहीं है किसका? हवा का। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा या फिर उन्नति। तो क्षमा ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है क्षमा। पुण्य ऐसे नहीं, पुण्य लिखा जाता है ऐसे। ज्योत्सना सही है। उन्नति ऐसे लिखा जाता है उन्नति। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। तो 26 का हो जाएगा सेकंड, पूज्य होता है, ये पूज्य ऐसे लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण या फिर विवाह। तो 27 का सेकंड हो जाएगा भाषा, स्त्रीलिंग है भाषा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाने हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा थर्ड, मुझे घर जाना है। ये बोलने में ही खुद स्पष्ट हो जा रहा है। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, गाइड या फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा? तो ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर मतलब आदेश। रिक्वेस्ट मतलब क्या? रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? अनुग्रह करना। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्ययन, अध्यापन, निरीक्षण या फिर शिक्षण। 30 का हो जाएगा सेकंड, अध्यापन होता है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा फिर वाराणसी। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 31 का थर्ड ऑप्शन सी वाला, मथुरा। मथुरा आ जाएगा ब्रजभाषा क्षेत्र। तो दोस्तों ये बता देना कि आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना कि कैसा लगा, इसकी क्या कमियां थी और क्या खासियत थी इस प्रैक्टिस सेट का। बाकी और प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।